हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब। अच्छे ही होंगे आप। ठीक है, यहाँ तक मुझे आवाज आ गई आपकी, है ना। अभी तक हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन के 2 लेक्चर कर लिए हैं। ठीक है, आज हमारा तीसरा मेथड है। ठीक है, और तीसरे लेक्चर में अपन प्रिपरेशन मेथड कर रहे हैं किसके? हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के। देखो भाई, अगर अब अपने पास में तीसरा मेथड आता है बेटा, कौन सा आता है? फ्रॉम एल्कीन। भाई एल्कीन से अपने को किसका फॉर्मेशन करना है? हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करना है। तो इसके लिए एक ही क्या रूल होता है भाई? जब भी किसी भी एल्कीन पर अपन किसकी रिएक्शन कराते हैं? हेलोजेनिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं, तो अपने को किसका फॉर्मेशन मिलता है? एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन मिलता है। जनरली अपन जो सिमेट्रिक एल्कीन होती है उस पर तो आसानी से रिएक्शन हो जाती है, बॉन्ड का क्लीवेज किधर भी करा दो। लेकिन एसिमेट्रिक एल्कीन पर एक रूल एप्लीकेबल होता है, जिसके अंदर फर्स्ट अपन पढ़ते हैं मार्कोनी कोव रूल। मार्कोनी कोव रूल। देखो बेटा, कोई भी इसको रूल को समझने से पहले ये सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एल्कीन का अंतर समझ लेना। जैसे मान मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया है प्रोप 2 इन का, 1 इन का, सॉरी, प्रोप 1 इन या प्रोपिन अपन जिसको कहते हैं। अब यहां पर देखो, ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, इन दोनों कार्बन पे देखो एनवायरनमेंट सेम है या अलग अलग है। देखो, इस कार्बन पे बात करते हैं तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, चलो ठीक है। इस कार्बन पे बात करें तो एक हाइड्रोजन है, कौन सा है? मिथाइल ग्रुप है। तो इसका मतलब यहाँ पर एनवायरनमेंट दोनों पे क्या है? अलग अलग है। तो ये कौन सी हो जाएगी बेटा? एसिमेट्रिक एल्कीन हो जाएगी। कौन सी बेटा? एसिमेट्रिक एल्कीन है। और जो मार्कोनिकोव रूल होता है वो हमेशा एसिमेट्रिक एल्कीन पर ही क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। अपन किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं? हेलोजेनिक एसिड HX की रिएक्शन करा रहे हैं। X यहाँ पर कौन हो सकता है बेटा? Cl, Br, I, इनमें से तीनों में से कोई सा भी एक हो सकता है। ठीक है, HX की रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर देखो, समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है इसका क्या लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। तो ये क्या करता है? इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनको कार्बन की तरफ शिफ्ट करता है। कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने से इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो आगे की तरफ क्या हो जाते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं। आगे की तरफ क्या हो जाएंगे? शिफ्ट। तो इस कार्बन पे क्या साइन आएगा? नेगेटिव, और इस कार्बन पे पॉजिटिव साइन आएगा। तो यहाँ पर पहले क्या होगा? H प्लस नेगेटिव वाले पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनता है ना बेटा, वो क्या बनता है? कार्बोकेटायन बनता है। क्या बना बेटा? कार्बोकेटायन। मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, वो क्या बनेगा? कार्बोकेटायन बनता है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड जैसे पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होता है तो इस एरो की हेड पर कैसा साइन आएगा? नेगेटिव, और टेल वाले कार्बन पे कैसा साइन आएगा? पॉजिटिव। तो नेगेटिव साइन पर HX कैसे टूटेगा? H प्लस और X माइनस में। तो H प्लस कहाँ जुड़ जाएगा? CH2 पे जुड़ जाएगा, और X माइनस कहाँ जुड़ जाएगा? कार्बन पे आके जुड़ जाएगा। सेकेंड स्टेप के अंदर हेलोजन इस पे क्या करेगा बेटा? अटैक करेगा, और किसका फॉर्मेशन कर लेगा? यहाँ पर एक X जुड़ा, तो यहाँ पर इसका IUPAC नेम हो गया 2 हेलो प्रोपेन। क्या बन गया बेटा? 2 हेलो प्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, मार्कोनिकोव रूल कहता है कि किसी भी एसिमेट्रिक एल्कीन पर हेलोजेनिक एसिड का नेगेटिव वाला पार्ट उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ में अटैच होता है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं? लेस होते हैं। दोबारा बताऊं, मार्कोनिकोव रूल कहता है कि एसिमेट्रिक एल्कीन पर ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है हेलोजेनिक एसिड का, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ता है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होंगे बेटा जी? लेस होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल ले रहा हूं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है 2 मिथाइल प्रोपीन का। 2 मिथाइल प्रोपीन पर यहाँ पर HBr का मुझे एडिशन कराना है एल्कीन के ऊपर। तो यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप लग रखे हैं बेटा, और दोनों एल्काइल ग्रुप का क्या लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट लग रहा है।
वो प्लस का इफेक्ट लग रहा है, तो ये दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे इस कार्बन की तरफ, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस पाई बॉन्ड का ब्रेकडाउन, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाले कार्बन पे क्या हो जाएंगे, शिफ्ट, तो उस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वही एच बी आर कैसे टूटेगा, H प्लस और बी आर माइनस में। मैंने क्या बोला कि बी आर नेगेटिव वाला पार्ट वहां जुड़ता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है, कम होंगे। इस पे देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एटम है, इस पे कितने हैं, 0 हाइड्रोजन एटम है। तो बी आर कहां जुड़ेगा बेटा, CH3 और यहाँ पर ये CH3 बन गया, इसके ऊपर आके कौन जुड़ जाएगा, बी आर आके जुड़ जाएगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा अपने पास में, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है बेटा यहां तक, बढ़िया बात है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखो, इसके बाद में अपने पास में जब मार्कोनिकॉफ तो कर लिया, एक और रूल आता है अपने पास में, इसी का दूसरा छोटा भाई है, इसका बिल्कुल एंटी है। एंटी बोले तो बिल्कुल इसका अपोजिट रूल है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकोव रूल कहते हैं। कौन सा बेटा, एंटी मार्कोनिकोव रूल कहते हैं। एंटी मार्कोनिकोव रूल बोल दो, या फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्रॉस इफेक्ट कहते हैं, या फिर इसी को एक दूसरे नाम से बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट। क्या बोलते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट। तो ये 3 नामों से थ्रू जाना जाता है, ठीक है। क्या होता है भाई, मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि मैकेनिज्म इसकी अपन 11th क्लास के अंदर करते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं स्टेटमेंट के थ्रू तुम्हें बता दूंगा। मार्कोनिकॉफ रूल तो क्या बोलता है कि नेगेटिव जो हैलोजेनिक एसिड के अंदर नेगेटिव वाला पार्ट है वो वहां जुड़ता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, लेस होते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहेगा, वही अपने पास में एसिमेट्रिक एल्कीन ले लो भाई, ये अपने पास में कोई भी एसिमेट्रिक एल्कीन होगी, इस एसिमेट्रिक एल्कीन पर किसकी रिएक्शन कराओ, वही हैलोजेनिक एसिड ले लो। बट यहां पर क्या किसकी प्रेजेंस हो जाती है, परऑक्साइड की प्रेजेंस हो जाती है, और परऑक्साइड की प्रेजेंस होते ही कौन सा क्लीवेज हो जाएगा बेटा जी, होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है। मैंने तुम्हें एक वर्ड दिया था हेल्प, क्या है, हेल्प, फिर आर, एक वर्ड दिया था हेल्पर। तो इस H का मतलब होता है हीट, मतलब हाई टेम्परेचर, और E का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, और L का मतलब होता है बेटा जी लाइट, और P का मतलब होता है परऑक्साइड, और यहाँ पर R का मतलब है रेडिकल का फॉर्मेशन। तो इसका मतलब इन चारों में से अगर जो कोई भी प्रेजेंट है तो वहां पर कौन सा क्लीवेज होगा बेटा, होमोलाइटिक क्लीवेज हो गया, होमोलाइटिक फिजन जिसको अपन कहते हैं उस वो होगा। और जब होमोलाइटिक फिजन होता है, अपने को पता है कि भाई यहाँ पर मैं एक बात तुम्हें होमोलाइटिक फिजन करके बता देता हूँ बेटा, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H सिंगल बॉन्ड X, ठीक है। यहां पर अपन ने कोई भी परऑक्साइड ले, परऑक्साइड क्या होता है, किसी भी ऑक्साइड के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन क्या होता है, परऑक्साइड ही होता है बेटा। जैसे वाटर है, वाटर क्या है, H2O, ये तो ऑक्साइड है, लेकिन परऑक्साइड में क्या हो जाएगा, H2O2 कर दो, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो क्या बन गया, परऑक्साइड बन गया। ऐसे एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है, और परऑक्साइड में क्या हो जाएगा, CH3COOH हो जाएगा, वो परऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। देखो एल्कीन है, यहां पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस हैलोजन के पास में और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास में, तो यहां पर 2 प्रकार के रेडिकल बनता है, एक H रेडिकल बनेगा और एक X रेडिकल बनता है। यहीं पर क्या होगा, यहाँ पे भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, एक क्या बनाएगा बेटा यहाँ पर CH3CH2, इस पे भी क्या बनेगा, रेडिकल बना, इस पे भी क्या बनेगा, रेडिकल। तो यहाँ पर जो 2 रेडिकल बने हैं वो देखो बेटा, ये वाला जो रेडिकल बन रहा है ये प्राइमरी कार्बन पे बन रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी रेडिकल बना। ये वाला सेकेंडरी कार्बन पे बन रहा है, तो ये वाला कौन सा बनेगा, सेकेंडरी रेडिकल बना है। कौन सा बना है बेटा, सेकेंडरी रेडिकल। अब एक चीज अपने को पता है कि रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है, रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है बेटा 3 डिग्री रेडिकल मोर स्टेबल, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री रेडिकल क्या होता है, स्टेबल होता है। क्लियर है यहाँ। अब देखो
यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे रेडिकल है, हाइड्रोजन का साइज छोटा है और उसके ऊपर एक रेडिकल आ गया, तो यहां पर ये कैसा है, अनस्टेबल रेडिकल है। कैसा है, अनस्टेबल रेडिकल है। और यहाँ पर हेलोजन एटम है और हेलोजन एटम का साइज थोड़ा लार्ज होता है, और यहाँ पर ये कैसा है, स्टेबल रेडिकल है। कैसा है बेटा, स्टेबल रेडिकल है। स्टेबल रेडिकल है तो वो कैसा हो गया, लेस रिएक्टिव हो गया। कैसा है बेटा, लेस रिएक्टिव। और अनस्टेबल वाला क्या हो गया, हाईली रिएक्टिव हो गया। कौन सा हो गया, हाईली रिएक्टिव। और यहां पर बात करें तो यहां पर 1 डिग्री रेडिकल क्या होता है, लेस स्टेबल है, और 2 डिग्री रेडिकल क्या है, मोर स्टेबल है। तो यहां पर क्या हो गया बेटा, जब ये लेस स्टेबल है तो रिएक्टिविटी कैसी होगी, हाई होगी। तो हाई रिएक्टिव वाला हाई रिएक्टिव से थोड़ी, सॉरी, हाई रिएक्टिव वाला होगा वो कहां जुड़ेगा, लेस रिएक्टिव वाले पे जुड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि ये 1 डिग्री रेडिकल जिसकी रिएक्टिविटी हाई है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर जो X है वो कहां जुड़ेगा, इस CH2 पर, और हेलोजन कहां जुड़ेगा, हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, 2 डिग्री कार्बन पे। तो यहां पर जो अपने पास में मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है वो क्या होगा, CH3 CH2 CH2X, यही तो बनेगा बेटा। 1 हेलो प्रोपेन, वहां पर क्या बन रहा था, 2 हेलो प्रोपेन बन रहा था। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो दोनों में स्टेटमेंट देखना। मार्कोनिकोव क्या कहता है, मार्कोनिकोव कहता है कि वह प्रोडक्ट मेजर बनेगा, वह एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनती है जिसके अंदर क्या होता है। तो देखो कोई भी एल्कीन है, एसिमेट्रिक एल्कीन है, अब उस पर HX की अपन रिएक्शन करवाते अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, तो वो विदाउट पेरोक्साइड होता है। जब विदाउट पेरोक्साइड हो रहा है तो क्या होगा, जो नेगेटिव वाला पार्ट है मतलब हेलोजन है, वहां पर जाके एल्कीन के उस कार्बन से जाके अटैच होता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, कम होते हैं। और वहीं पर अपन पेरोक्साइड इफेक्ट या क्रॉस या एंटी मार्कोनी इफेक्ट की बात करते हैं, तो हेलोजन एटम वहां उस कार्बन वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जाके जुड़ता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। देख लो भाई, X कहां जुड़ता है, इस कार्बन पे जाके जुड़ता है, और हेलोजन यहां पे जाके जुड़ता है। जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा है एंटी मार्कोनिकोव में, हेलोजन वहां जाके अटैच होता है। क्लियर है यहाँ पर मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन बेटा, ध्यान से देखना। भाई दोनों पे ही करते हैं, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव, एक दोनों एक साथ ही करते हैं कि कौन कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया है, बहुत भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है। देखो कैसे कि भाई मेरे पास में कोई भी एक ये है, क्या है नाम भाई इसका, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। इसकी रिएक्शन में पहले करवा रहा हूं HBr के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में। दूसरा भाई इसी मॉलिक्यूल की रिएक्शन में किसके साथ में करवा रहा हूं, HBr के साथ में विदाउट पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की एब्सेंस के अंदर इसकी रिएक्शन करा रहा हूं, विदाउट पेरोक्साइड में रिएक्शन करवा रहा हूं इसकी। तो क्या होगा भाई, अब देखो पेरोक्साइड में करवा रहा हूं तो ये भी मेरे पास में कार्बन है, ये भी मेरे पास में बेटा कार्बन है। तो देखो ये बेंजीन की तरह नहीं लग रहा कि ये sp2 हाइब्रिडाइज है। देखो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड, टोटल 3 बॉन्ड बना लिए। चौथे पे कौन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर चुका, मतलब इस पे हाइड्रोजन एटम है नहीं है। तो पेरोक्साइड के साथ में करा रहा हूं तो यहाँ पर हेलोजन कौन है, Br। तो इसका मतलब पेरोक्साइड दे दिया, तो Br कहां जुड़ेगा, किस वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जुड़ेगा, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो यहां पर मेरे पास में क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, इधर Br और इधर ही, यहां पर ये प्रोडक्ट बनेगा विद पेरोक्साइड की प्रेजेंस। विदाउट पेरोक्साइड की प्रेजेंस में बात करें तो नेगेटिव वाला पार्ट वहां जुड़ता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं बेटा, कम होते हैं। इस कंडीशन के अंदर जो मेरा Br जुड़ेगा वो इसी कार्बन पे आके क्या होगा, Br का हेलो एरीन का फॉर्मेशन होगा, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक। ठीक है, अब भाई इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, एल्कीन की है। एल्कीन से क्या बनाना है, हेलोजन बनाना है, अपने हेलो एल्केन बनाना है।
तो इसके अंदर एक थर्ड आती है रिएक्शन अपने पास में, एडिशन ऑफ हैलोजन। ये भी है एडिशन, अभी जो पढ़ी है वो एडिशन रिएक्शन है। यहाँ पर किसका एडिशन करवा रहे थे, पहले हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करा रहे थे, यहाँ पर किसका करवाना है, हैलोजन का एडिशन कराना है। तो भाई ध्यान से समझना कि एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ में कराते हैं, हैलोजन के साथ में करवाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट CCl4 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। तो यहां पर अपने को क्या मिलता है, विसिनल डाइहैलाइड मिलता है बेटा। क्या मिलेगा, विसिनल डाइ, मतलब एडजेसेंट कार्बन एटम पर क्या जुड़े होंगे, हैलोजन जुड़े होंगे। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर मेरे पास में ये क्या है, इथीन है। और इथीन की रिएक्शन में किसके साथ में करवा दूं, ब्रोमीन के साथ में। ब्रोमीन कैसी होती है बेटा, रेडिश ब्राउन कलर की होगी, ठीक है। ब्रोमीन के साथ में कराऊं तो मुझे पता है कि Br और Br कैसे टूटेगा, Br प्लस Br माइनस में टूटेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 के साथ। इनर्ट सॉल्वेंट है यहाँ पे भाई, ठीक है। तो प्लस और माइनस में टूटा। एल्कीन में चाहे इस बॉन्ड को इधर क्लीवेज कर दो, इधर कर दो, एक ही बात है, सिमेट्रिक एल्कीन है, ठीक है। क्योंकि देखो डबल बॉन्ड पे एनवायरनमेंट देखो, दोनों तरफ हाइड्रोजन सेम है, एनवायरनमेंट सेम है, तो सिमेट्रिक एल्कीन है। तो Br प्लस इधर जुड़ेगा, Br माइनस इसके ऊपर आके जुड़ जाएगा, और क्या बना देगा यहाँ पर, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस पे भी Br और इस पे भी Br हो जाएगा। तो इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा बेटा, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। क्लियर है बेटा यहां तक, ठीक है भाई। ये यहां तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद में बेटा अपने पास में 4 नंबर आती है, 4 नंबर रिएक्शन कौन सी आती है अपने पास में, एक्सचेंज ऑफ हैलोजन आता है, फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ हैलोजन, फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ हैलोजन। हैलोजन का क्या करना है बेटा जी, यहाँ पर एक्सचेंज करना है। और हैलोजन का मुझे जब भी एक्सचेंज करना होगा तो यहाँ पर 2 ही रिएक्शन अपन पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं फिंकलस्टीन पढ़ते हैं, और एक कौन से पढ़ते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ते हैं। कौन से पढ़ेंगे, स्वार्ट्ज। देखो भाई फिंकलस्टीन रिएक्शन बहुत ही इजी और सिंपल है। क्या बेटा, फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है, सिंपल है। क्या होता है भाई फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर, कोई भी एल्काइल हैलाइड होगा अपने पास में, क्या होगा बेटा, मैं पहले ऐसे स्टेटमेंट के थ्रू लिख देता हूं, कोई भी एल्काइल हैलाइड होगा, उस एल्काइल हैलाइड की किसके साथ में रिएक्शन कराएंगे बेटा, सोडियम आयोडाइड के साथ में या फिर सोडियम ब्रोमाइड के साथ में, ठीक है। और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा अपने पास में, एल्काइल आयोडाइड या फिर एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है बेटा, यहाँ पर ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन। ये भी बताऊंगा ड्राई एसीटोन है ना बेटा, काम क्या करेगा, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। क्लियर है याद है। देखो यहां पर मैं कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लूं, CH3 CH2 Cl, मैं ले लूं यहां पर क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन ले लो। क्लोरोइथेन की रिएक्शन में किसके साथ में करवा दूंगा, सोडियम आयोडाइड के साथ में करवा दूं, तो यहां पर क्या होगा भाई, आयोडीन Cl को रिप्लेस करेगा और किसका फॉर्मेशन होगा, आयोडोइथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और साथ में NaCl बाहर चला जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। अब भाई एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, ड्राई एसीटोन मॉइस्चर को ऑब्जर्व करवाने के लिए क्यों यूज में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेटा देखो कौन सी मेटल है, सोडियम है, और सोडियम क्या होती है, हाईली रिएक्टिव मेटल होती है। क्या होती है बेटा, हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, जो वाटर के साथ में रिएक्ट होकर किसका फॉर्मेशन कर लेती है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेती है। करना था अपने को हैलोजन एक्सचेंज, और बन क्या जाता बेटा, एल्कोहल बन जाता है यहाँ पर। इसलिए ड्राई एसीटोन का यूज करते हैं, जो मॉइस्चर को क्या कर लेता है, उसमें से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे यहाँ पर हैलोजन का एक्सचेंज आसानी से हो सकता है। देख बेटा
इसके बाद में आती है स्वार्ट्ज रिएक्शन आती है। कौन सी है? सेकंड है स्वार्ट्ज रिएक्शन। देखो भाई, फ्रैंकलस्टीन हैलोजन एक्सचेंज करवाती है, सीधी सी बात है। इसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सी आती है? स्वार्ट्ज रिएक्शन आती है। स्वार्ट्ज रिएक्शन होती है ना बेटा, इसका एक ही काम होता है एल्काइल फ्लोराइड बनाने का। किसका? एल्काइल। और एल्काइल फ्लोराइड में भी कौन सा? एलिफेटिक। एलिफेटिक मतलब हेलो एल्केन बनाती है, हेलो एरिन ये नहीं बनाती है। हेलो एरिन बनाने के लिए दूसरी रिएक्शन होती है जो अपन पढ़ेंगे एसिड, वो एसिटिक एसिड के अंदर पढ़ेंगे अपन वहां पर। ठीक है, बाल्जी सिमन रिएक्शन जिसके नाम से बोलते हैं, वो रिएक्शन आती है, वो एरोमेटिक फ्लोराइड बनाने के काम में आती है। ठीक है, वहां पर क्या किया जाता है? डायजोनियम सोल्ट की रिएक्शन होती, वो अपन किसके साथ में करवाते हैं? HBF4 के साथ में करवाते हैं। किसका फॉर्मेशन होता है? फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है बेटा? यहाँ पर कोई भी एल्काइल हैलाइड होगा, किसकी बेटा? एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन यहाँ पर मेटल कैटलिस्ट के साथ में रिएक्शन कराते हैं। मेटल कैटलिस्ट हैलाइड के साथ में, मेटल कैटलिस्ट हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है। और किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? यहाँ पे एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एल्काइल फ्लोराइड का। और इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर यूज लेते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। किसका यूज लेते हैं बेटा? इथाइलिन ग्लाइकोल यूज लेते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? इथीन 1,2-डाइओल को क्या बोलते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं। क्या बोलेंगे? इथाइलिन ग्लाइकोल। अब भाई ये रिएक्शन करवाते हैं। देखो भाई क्या होता है इसमें, मैं कोई सा भी एल्काइल हैलाइड ले लूं, CH3CH2Cl, इसकी रिएक्शन में AgF के साथ में करवा दूं, सिल्वर फ्लोराइड के साथ में करवा दूं, या फिर एंटीमनी फ्लोराइड के साथ में करवा दूं। तो एंटीमनी फ्लोराइड होता है ना, ये मैक्सिमम 2 हैलोजन एक्सचेंज करता है एक साथ में। ध्यान रखना, जहां पर 2 हैलोजन को एक्सचेंज कराना है एक साथ में, तो कौन सा होता है? SBF, एंटीमनी फ्लोराइड होता है। एक हैलोजन के लिए यहाँ पर सिल्वर फ्लोराइड होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ में। और किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पर? CH3CH2F। ठीक है, फ्लोरो इथेन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो भाई ये सारी चीजें तो हमने सीख ली। यहां पर इसका क्या रोल है? इथाइलिन ग्लाइकोल क्या काम करेगा? इस इथाइलिन ग्लाइकोल का क्या काम है? तो इथाइलिन ग्लाइकोल है बेटा जी, यहाँ पर ये क्या करता है? कैटलिस्ट रिएक्टिविटी क्या करता है? रिएक्टिविटी कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल, ठीक है। दिमाग में आ रहा है, अरे अपन ने तो कैटलिस्ट तो लिया ही नहीं यहाँ पर। तो एक चीज ध्यान रखो, कौन सी मेटल है बेटा यहाँ पर? सिल्वर। कौन सी है? एंटीमनी। और ये कौन से है? डी ब्लॉक की एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट है। और डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? बिहेव एज ए कैटलिस्ट। किसकी तरह? कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं भाई कैटलिस्ट की तरह? क्योंकि ये कैटलिस्ट की तरह इसलिए बिहेव करते हैं क्योंकि इसके पास में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये किसकी तरह बिहेव करती है? कैटलिस्ट की तरह बिहेव करती है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करती है, पता लग गया। अब तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल है ना, इन कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को क्या करता है बेटा? कंट्रोल करने का काम करता है। किसका? कि रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करेगा अपने। ठीक है यहां तक? ठीक है। इसके बाद में भाई अपने पास में आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। किसकी? एल्काइल हैलाइड की। ठीक है, हेलो एल्केन की। हेलो एरिन बेटा अपन साथ साथ में करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें कोई वो नहीं है। नेक्स्ट आती है अपने पास में फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन सी है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी है बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर पहली ही अपन पढ़ते हैं सोल्यूबिलिटी, ठीक है, ऑफ हेलो एल्केन।
अब मुझे पता है हेलो एल्केन होती है, वो किस नेचर की होती है बेटा? पोलर नेचर की होती है। तो अपन ने फर्स्ट सॉल्यूशन में चैप्टर में पढ़ा था कि पोलर पोलर में डिसोल्व होता है, नॉन पोलर के अंदर डिसोल्व होता है। अपन कहते हैं लाइक डिसोल्व लाइक, यही बात करते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लाइक डिसोल्व लाइक, यही बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर लाइक डिसोल्व वाला कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों भाई? अपन ने सर आप बोल तो रहे हो कि अल्काइल हैलाइड पोलर है और वाटर भी कैसा है? पोलर है, तो दोनों एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे? डिसोल्व हो जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर अल्काइल हैलाइड होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, किसके अंदर बेटा? वाटर के अंदर होते हैं। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्या कारण है? तो एक चीज समझो बेटा कि जो अल्काइल हैलाइड होते हैं पोलर तो होते हैं, लेकिन वाटर भी तो किसी से कम थोड़ी है। वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? वाटर के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना हुए रहते हैं बेटा। यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, यही तो कहते हैं। तो ये आपस में क्या बना के रखते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के रखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने से, ठीक है, तो यहां पर कौन सी बॉन्डिंग है? एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लियर है यहां तक? अब मान लो ये मेरे पास में एक बड़ा सा कंटेनर था जिसके अंदर मैंने वाटर डाल रखा था पहले से, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी थी। अब मैं क्या किया, यहाँ पर क्या डाल दिया? एल्काइल हैलाइड डाल दिया। तो देखो भाई एल्काइल हैलाइड पे इधर एल्काइल ग्रुप पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और हैलाइड पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, तो पोलर तो है ये। अब दिक्कत कहाँ है? तो इस एल्काइल हैलाइड के पास में इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर दे बेटा? ब्रेक कर दे। क्या? दोबारा सुन लो, इस एल्काइल हैलाइड पर इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती कि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर दे। मतलब कि वाटर की जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, वो हायर होती है, जिसको एल्काइल हैलाइड क्या नहीं कर पाता? ब्रेक नहीं कर पाता। ठीक है, इसके साथ में डिसोल्व कब होगा? जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी और ये इसके साथ में अट्रैक्शन के थ्रू क्या बना लेगा? एक नए अट्रैक्शन का फॉर्मेशन करे, तभी तो वो इसके अंदर क्या होगा? सॉल्युबल होगा। लेकिन ये जब इस पहले वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या नहीं कर पा रहा? ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो ये इसके अंदर किस प्रकार से सॉल्युबल होगा? ये सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि हेलो एल्केन होती है, वो पोलर मॉलिक्यूल होता है, लेकिन ये वाटर के अंदर क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है बेटा? इनसॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जो रिलीजिंग हाइड्रेशन एनर्जी होती है, जो हाइड्रेशन एनर्जी क्या कर रहा है? ये रिलीज कर रहा है, वो इतनी ज्यादा सफिशिएंट नहीं होती है कि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर सकती है? ब्रेक डाउन कर सके। इसलिए ये क्या होते हैं? वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट यहां पर क्लियर हुआ सॉल्युबिलिटी का। ठीक है, तो बेटा मैं आगे बढ़ू। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी बात करेंगे बेटा? बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, अब भाई बॉइल इसके बाद तो इसके अंदर पहला पॉइंट ही लिखते हैं, पहला बोलते हैं कि अगर जे मोलर मास ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या बोला? मोलर मास इंक्रीज, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इसका इंक्रीज होगा। जैसे CH3Cl, क्लोरोमीथेन, C2H5Cl, क्लोरोइथेन, C3H7Cl, प्रोपेन क्लोरोप्रोपेन, C4H9Cl, क्लोरोब्यूटेन, C5H11Cl, क्लोरोपेंटेन। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाएंगे, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता हुआ जाएगा। ठीक है, मोलर मास भी तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, अगर जो नंबर ऑफ हैलोजन एटम क्या हो रहे हैं?
इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब कि एक ही कार्बन पर नंबर ऑफ हैलोजन एटम क्या होते जा रहे हैं बेटा, इंक्रीज होते हुए जा रहे हैं, तो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे सी क्लोरोइथेन CH3Cl, फिर डाइक्लोरोइथेन, फिर ट्राइक्लोरोइथेन, फिर टेट्राक्लोरोइथेन। ठीक है, तो एक ही कार्बन पर नंबर ऑफ हैलोजन एटम क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा बेटा, इंक्रीज होता हुआ जाएगा। थर्ड 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 ठीक है, अगर जो मान लो मोलर मास सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, नंबर ऑफ हैलोजन एटम भी क्या है, सेम है, तब कौन सा एप्लीकेबल करवाते हैं अपन, तीसरी चीज एप्लीकेबल कराते हैं, वो कौन सा होता है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, अगर जो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। और ध्यान रखना, जो ब्रांचिंग क्या बोलते हैं अपन, अगर जे कार्बन चेन में ब्रांचिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा उसका बेटा, डिक्रीज हो जाता है। और एक चीज जो याद रखना कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डाइपोल मूवमेंट के। जिस किसी का भी डाइपोल मूवमेंट 0 आएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। जिस किसी का भी डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, हाई होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही ज्यादा आता है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप यहाँ तक आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी अपन इसकी जो बायोमोलिकुलर केमिकल प्रॉपर्टीज बची हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज कोशिश करूंगा कि कल एक साथ ही हो जाएगी सारी की सारी, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं इसको, तो कल कोशिश करूंगा थोड़ा वीडियो को लंबा बनाने की, जिससे क्या हो कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक इसके अंदर क्या हो जाए, कवर हो जाए। और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा साथ साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर आज जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था ना, इसके अंदर क्या हो सकता है, पहला क्वेश्चन तो भाई इस वाले पोर्शन से क्वेश्चनों की भरमार आ सकती है। पहला तो इसका बॉइलिंग पॉइंट से आ सकता है, सोल्युबिलिटी से आ सकता है, एक क्वेश्चन तो से यहाँ से पक्का है। और एक क्वेश्चन आ सकता है क्लोरोबेंजीन, क्या आ सकता है, क्लोरोबेंजीन के 3 आइसोटोप दे दे, मतलब बोल दे कि ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, पैराक्लोरोबेंजीन, मेटाक्लोरोबेंजीन, 3 दे दिया अपने को। तो भाई साहब इन तीनों के अंदर पूछेगा कि इनको बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में इंक्रीज करना है, तो आसानी से अपन इंक्रीज कर देंगे। जिस किसी का भी डायपोल मूवमेंट क्या होगा, 0 होगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा, सबसे कम होगा। सॉरी, जिसका डायपोल मूवमेंट 0 होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, सबसे कम होगा। ठीक है, जितना ज्यादा डायपोल मूवमेंट, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता है। ठीक है, क्लियर है? इससे पहले अपन ने जो पढ़ा था स्वार्ज रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है, सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है स्वार्ज रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन, क्योंकि दोनों से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, हर बार ही पूछे जाते हैं, लगभग होता है। आरबीएसई और सीबीएसई दोनों के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन क्या किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो केमिकल प्रॉपर्टी है इस चैप्टर के अंदर, अभी जो कल इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर से क्वेश्चन 100% आते हैं, या तो SN1 से आ जाए, SN2 से आ जाए, एलिमिनेशन रिएक्शन से आ जाए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार का, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्योंकि जहां तक मैं जो क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं, हालांकि वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कल। ठीक है, धन्यवाद।